नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों के साथ। नवंबर में उत्तराखंड आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। तैयारियों में जुटा प्रशासन। पिथौरागढ़ हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए की प्रार्थना। जीआईएस को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी चेन्नई में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का बयान। कहा, सीएम राज्य में निवेश को दे रहे बढ़ावा। एमपी में चुनावों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे उत्तराखंड। केदार और बद्री धाम में किए दर्शन। बाबा का लिया आशीर्वाद। देहरादून में बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश अभियान। 28 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम। सीएम धामी होंगे शामिल। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों में रोष। प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर दिया धरना। राज्य आंदोलनकारी 10% आरक्षण की कर रहे मांग। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। अभी तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। हरिद्वार में सहायक अध्यापक से मारपीट करने का वीडियो वायरल। राह चलते लोगों ने बनाया वीडियो। जान से मारने की मिली धमकी। रुड़की में वाल्मीकि जयंती के नाम पर चंदा लेने वालों को किया गिरफ्तार। नकदी और रसीद बुक बरामद। परिवार पालन के लिए चुना ठगी का रास्ता। देहरादून में एसटीएफ की बड़ी सफलता। दुष्कर्म का फरार 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। न्यायालय में किया जाएगा पेश। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने कुमाऊं में जमरानी डैम बनाने को अंतिम मंजूरी दे दी है। अब इस प्रोजेक्ट की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। बता दें कि इस बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध के लिए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकात की थी। पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से मशक्कत हो रही थी। आज कहीं जाकर नतीजा सामने आया। ये बांध काठगोदाम से 10 किलोमीटर ऊपर की ओर गोला नदी पर बनेगा। वहीं इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी। और सीसीए ने आज इसको PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम धामी विदेशों में रोड शो के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में भी रोड शो करेंगे। इसी को लेकर चेन्नई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होना है, जिसमें उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में अधिक से अधिक निवेश को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, हमारे जिस प्रकार से सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो हैं वो रोड शो कर रहे हैं। विभिन्न उद्यमियों के साथ बैठकर बैठकें हो रही हैं और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह पे हमारे रोड शो और सारी बैठकें हो रही हैं। तो इन कॉन्फ्रेंसेस का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करें। और चेन्नई में अभी दौरा रहने वाला है, उसके बाद हम उसके बाद मुंबई में दौरे पे रहेंगे और तमाम हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम जिस निवेश को उत्तराखंड प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए चाहते हैं, वो हम पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से मिले 8 करोड़ रुपए के बेहतर प्रबंधन के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान रेखा आर्य ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में
नंदा गौरी योजना में परेशानी की शिकायत मिल रही थी, जिन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को कह दिया गया है। आज WCD की बैठक प्लस महिला कल्याण की बैठक में जहां जनपद स्तर के हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े हुए थे, एक विषय लगातार आप लोगों के माध्यम से भी आ रहा था और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से भी और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भी ये विषय आ रहा था कि हमारी जो नंदा गौरा योजना है, चूँकि हमने 22 अक्टूबर से उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी है और उस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में चूँकि नंदा योजना के अंतर्गत एक नियम है कि जब बच्ची पैदा होगी विदिन 6 मंथ उसे आवेदन कर लेना होगा और विदिन 6 मंथ उसे जब आवेदन कर लेना होगा तो जो 22 तारीख को हमने नंदा गौरा पोर्टल योजना प्रारंभ करी है ऑनलाइन की, उसमें चूँकि वो जो 6 महीने पूर्ण कर चुके हैं उनके फॉर्म उसमें सबमिट नहीं हो पा रहे थे। इसको लेकर जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी भी मार्गदर्शन मांग रहे थे और मुझे भी लगा कि इसको जल्दी से हमें निस्तारित कर देना चाहिए। तो उसको लेकर एक निर्णय ये हुआ है कि ऐसी बालिकाएं जो पैदा हुई हैं और हमारे पोर्टल प्रारंभ होने से पहले जो 6 माह का अपना समय पूर्ण कर चुकी हैं, उनकी हम ऑफलाइन ही उसको मान्यता देंगे, वो ऑफलाइन उनको कंसिडरेशन मिल जाएगा। देहरादून में राज्य गठन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब राज्य के आंदोलनकारियों का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारियों में रोष व्याप्त है, जिसके चलते राज्य आंदोलनकारियों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास के बाहर हंगामा और नारेबाजी की। वहीं राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा कि जिस प्रकार से प्रवर समिति की बैठकें हो रही हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा, उससे राज्य आंदोलनकारी के बीच काफी नाराजगी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि वे राज्य आंदोलनकारी से निवेदन कर रही हैं कि राज्य आंदोलनकारी जिस प्रकार का अमेंडमेंट चाहते हैं वह अवश्य पूरा किया जाएगा। जब सरकार ने कहा है तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह का अमेंडमेंट चाहते हैं, जिस तरह के चेंजेस चाहते हैं, वो अवश्य होंगे और इस चीज़ को सरकार ने खुद समझा, खुद देखा और ये निर्णय लिया कि हम इसकी जो लैंग्वेज है या जो उसमें लिखा गया है उसको दोबारा से एक बार पढ़ के उसको इस तरह से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंदोलनकारियों को रिजर्वेशन मिल पाए। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर हमारी जो समिति बनी है वो निर्णय लेगी और आंदोलनकारियों को उस चीज से फायदा होगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार 10% क्षैतिज आरक्षण को लेके संघर्षरत रहा है। पिछले 10 सालों से पुनर्बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस प्रकार से जो गैर सैंड से उप समिति से लेके उसके बाद कैबिनेट होती है, विधानसभा सत्र होता है, प्रवर समिति बनाई जाती है, उसकी 1 बैठक होती है, 2 बैठक होती है और तीसरी बैठक के लिए फिर 2 महीने का। कल जब हमने पढ़ा तो आपातकाल बैठक बुला के सब में आक्रोश व्यक्त था। आक्रोश व्याप्त होने के बाद हमने जो है यहाँ पे अपना आक्रोश व्यक्त करा और प्रवर समिति के अध्यक्ष यहाँ नहीं थे और अब जब वो आए हैं, क्योंकि उसके बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि हमारी पीड़ा ये थी कि लोगों की उम्र दराज होते जा रहे हैं और ये जब सारी पोस्टें निकल जाएंगी फिर उसका हमारे लिए कोई मायने नहीं रह जाएगा। देहरादून में अगले 20 दिन त्योहारी सीजन के बीच कई तरह के वीवीआईपी और वीआईपी दौरे प्रस्तावित हैं। ऐसे में उत्तराखंड दिवस समेत कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी देहरादून दौरा प्रस्तावित है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 अक्टूबर को देहरादून आ रहे हैं। इसी दिन पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन का 3 दिवसीय मेला शुरू हो रहा है, जहां 28 अक्टूबर को सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। इस दौरान करवा चौथ और दिवाली जैसे बड़े त्योहार भी हैं। इन तमाम मुख्य कार्यक्रमों को लेकर भाजपा की क्या कुछ तैयारियां हैं, भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यहाँ के विकास पर उनकी लगातार नज़र है और हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड में गंगोत्री धाम है, बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, यमुनोत्री जी हैं
और इसके कारण देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक, धार्मिक आस्था जिनकी है, वो लोग यहाँ वर्ष भर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और इन धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री जी का विशेष इन पे निगाह है और इनके विकास के लिए, इनमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी विशेष प्रयास कर रहे हैं। हल्द्वानी में नहर कवरिंग का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री और कमिश्नर कुमाऊं के निरीक्षण के बाद भी काम में तेजी नहीं नजर आई। नहर कवरिंग मामले में अब फिर से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से दोबारा बारीकी से निरीक्षण किया। विभागों ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमण की जद में आ रहे भवनों और दुकानों पर लाल निशान लगाए। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों में हड़कंप है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि नहर कवरिंग का काम पूरा होने के बाद यहां सड़क निर्माण किया जाना है। इससे पहले सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण होना है। देखिए, ये एसबीआई नहर कवरिंग का प्रोजेक्ट है। इस पर सिंचाई विभाग द्वारा नहर कवरिंग का कार्य कर लिया गया है। अब इसके बाद हम लोगों को मतलब लोक निर्माण विभाग को सड़क का निर्माण करना है। सड़क के निर्माण से पूर्व इसमें नाली का निर्माण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें पानी की समस्या बताते हैं। तो हम जो कार्यस्थल पर हम ये देख रहे हैं कि राइट साइड में तो नाली है, इसमें हम उसी को बेस बनाते हुए इसको बड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप दाईं ओर मतलब बाईं ओर देखेंगे तो इसमें इस नाली बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। तो हमारा जो है राजस्व विभाग की ओर से हम लोगों ने निवेदन किया था कि इस पर अभिलेखों के हिसाब से चिन्हीकरण कर लिया जाए। तो आज जॉइंटली जो है सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और उनकी टीम थी, और मैं और हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम थी, राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार साहब और पटवारी जी, ये लोग भी आए हुए हैं। इस पर डिमार्केशन का काम हो रहा है और उसी के हिसाब से फिर हम लोग नाली का निर्माण करेंगे और फिर हम उसके बाद सड़क का निर्माण भी करेंगे। ये करीब इस समय जो सिंचाई विभाग ने 700 मीटर पर काम किया हुआ है, इसी 700 मीटर पर ही हम सबसे पहले नाली निर्माण और सड़क का निर्माण का काम करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार का देर रात एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में हरीश रावत बाल बाल बचे हैं। उन्हें मामूली चोटें आई, जिसके बाद तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा हल्द्वानी से काशीपुर की ओर जाते समय हुआ, जब उनकी कार हरियाणा मिष्ठान भंडार के सामने डिवाइडर से सीधी टकरा गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सीओ बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने उन्हें बाजपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया। लोकल अस्पताल में भी ले गए, वहाँ पर डॉक्टर को बुला कर उन्होंने बीपी इत्यादि चेक किया। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कोई वो किया। मैं बल्कि लोकल लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जितनी चिंता और जितनी व्यग्रता दिखाई, सब गाड़ी लेकर के यहाँ तक लाने के लिए भी कुछ लोग आ गए। फिर हमारे सानी जोशी जी के, इनके हैरी, कई लोग आ गए थे रात को भी। तो इन लोगों ने ठीक, बाकी ठीक है। ज़रा अब होता है तो बड़े ऐसे हादसे में भगवान की कृपा है कि बाकी नुकसान नहीं हुआ। ज़रा छाती में और कमर में, टांगों में, यहाँ गर्दन के जोड़ों में, इन सब में बहुत ज़बरदस्त पेन है। हरिद्वार से कानपुर जाने वाली गंगा नदी का आज रात से 20 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं स्नान और पूजा के लिए हर की पौड़ी पर पानी छोड़ा जाएगा। ये आज से जो है और 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक रहेगी। ये 20 दिन के लिए टोटल हमारी जो नहर होगी वो लोहगढ़ बैराज से बंद की जाएगी। कितने जनपद इससे प्रभावित? इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के 16 जनपद हैं जो इससे मतलब सिंचाई की जाती है। ये जो गंगा नहर है हरिद्वार से कहाँ तक प्रभावित है? ये गंगा नहर हमारे हरिद्वार से और लगभग फिरोजाबाद तक जाती है, जिसमें लगभग 14 से 16 जनपद आते हैं टोटल। इस बीच में सफाई कार्य किस तरह? हाँ, इस बीच में जो भी हमारे मेन कैनाल के वर्क हैं, जैसे घाटों की सीढ़ियों की मरम्मत है, रेलिंग है,
और आपकी आंतरिक स्लोप हैं, जो भी मेंटेनेंस मतलब होता है वो सब इंटरनल सेक्शन का जो भी नहरबंदी में संभव होता है वो सारा कराया जाता है। हर की पौड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी जल की कैसे पर्याप्त? हर की पौड़ी पे जो हमारी पुरानी आपूर्ति धारा है वहाँ से पानी दिया जाता है और कांगड़ी ब्रिज के पास हम बंदा लगा के वहाँ पे पानी उपलब्ध कराते हैं। अगर मान लो भविष्य में लगता है कि हमें पानी कम है गंगा में, तो हम पुरानी आपूर्ति धारा पे और कांगड़ी ब्रिज पे बंदा लगा के उसको पानी को वहाँ पूरा पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए उपलब्ध कराते हैं। माने कि इस बार गंगा आरती में जल जो है पर्याप्त मात्रा में? हाँ, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। हर की पौड़ी में जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें गंगा, हाँ, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। गंगा बंद होने से दिल्ली अंचल में पानी की किल्लत हो जाती है, वेस्टर्न यूपी में भी इस तरह का? नहीं, किल्लत नहीं, इस टाइम पानी की इतनी डिमांड है नहीं, लगभग 4,500 तो आज ही डिमांड है, तो इतनी जरूरत है। बाकी हम जो भी हमारा दिल्ली की सप्लाई, वहाँ हमारा मुरादनगर में सिंचाई विभाग का रेगुलेटर है, तो वहाँ पॉन्डिंग की जाती है पानी की और धीरे धीरे इसको रिलीज करके वहाँ पे सप्लाई लगातार दे दी जाती है। आज से गंगा बंद हो जाएगी, कब खुलेगी? लगभग कितनी? ये 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक खुलेगी, 20 दिन की नहर बनेगी। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश राठौर ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फैसला अपनी केंद्रीय कोर कमेटी से सलाह के बाद ही लिया है। वहीं जल्द ही केंद्रीय कोर कमेटी के साथ बैठक कर फिर से नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, जिसमें आने वाले कार्यक्रमों के लिए विचार विमर्श के साथ ही महापीठ में काम करने वाले नए कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। माननीय मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। रविदास पीठ का एक एक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी को, पुष्कर धामी जी को पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और उसमें अपनी भागीदारी को निभाने का काम करेगा। और यही हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे प्रत्याशी जो पीठ में काम कर रहे थे, उनको राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्याशी बनाया गया। हम यहां से जाकर उनको भी जिताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग और लड़ रहे हैं, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ उनमें पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं, उनको जिताने का काम करेंगे। हल्द्वानी के वर्कशॉप लाइन में नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों के चालान काटे गए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि वर्कशॉप लाइन में दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सड़क पर वाहन खड़े कर रिपेयरिंग का काम करवाते हैं, जिस पर कई बार निगम की ओर से कई बार कार्रवाई भी की गई, पर बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं हम लोग वर्कशॉप लाइन पर हैं। पूर्व में इसमें कई बार यहाँ पर नगर निगम, पुलिस प्रशासन और उसका संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया था। कम से कम अब तक मेरे कार्यकाल में हम लोग 10 से 12 बार इस अभियान को यहाँ पर चला चुके हैं, लेकिन ये जो अतिक्रमणकारी हैं ये बिल्कुल बाज आने पर तैयार नहीं है और आयुक्त महोदय द्वारा भी काफ़ी नाराजगी व्यक्त की गई है। बार बार हम लोग अतिक्रमण हटाते हैं, ये लोग बार बार पूरी रोड कवर कर लेते हैं और हमारा जो ट्रैफिक है वो इस रोड से बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। एम्बुलेंस भी निकलती है, बसें भी फंसती हुई हैं। आज इस तरीके का अभियान चलाया गया है, इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। जितना भी रोड पर अतिक्रमणकारियों ने सामान रखा है सभी को जब्त किया गया है। मसूरी में काली माता मंदिर के 28 साल पूरे होने पर बड़े ही धूमधाम के साथ भक्तों ने स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ ही अष्टयाम का भी आयोजन किया। इस दौरान काली माता के जयकारे के साथ पूरा माहौल गूंज उठा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 28 साल पहले एक छोटे से मंदिर के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और लगातार माता की कृपा से मंदिर विशाल रूप ले चुका है। इंडिया अलायंस के नेता लगातार 2024 में उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी और एनडीए गठबंधन को धाराशायी करने की बात कर रहे हो, लेकिन इंडिया अलायंस के राजनीतिक मायने अन्य राज्यों में काफी हद तक उलट नजर आ रहे हैं, जिस कारण अलायंस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में 2024 की नैया कैसे पार होगी, इसे जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीतिक जमीन अन्य राज्यों से किस तरह अलग है, इसकी बानगी इस बात से देखी जा सकती है कि यहाँ होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दल
अपनी चुनावी रणनीति और राजनीतिक विचारधाराओं को साफ ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन सत्तासीन पार्टी बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ इसी अलायंस में शामिल राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ बैठते हैं और नतीजतन दोनों की हार होती है। ऐसी तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी चुटकियां लेती नजर आ रही है। मुझे लगता है जहां तक अलायंस चलने वाला नहीं है, इसमें हर एक महत्वाकांक्षी है और आपस में इनका कोई संवाद ठीक से होता नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस और राहुल के बारे में, ममता जी क्या कहती हैं। इस प्रकार इनका सबका आपस में कोई सामंजस्य होना नहीं है। कहने का गठबंधन है लेकिन गांठों वाला गठबंधन है। जो विभिन्न विचारों के लोग हैं, विभिन्न सोच के लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के भय से एकत्र हुए हैं। जो INDIA का इन्होंने एक अलायंस बनाया है, वो अलायंस केवल भय के कारण पैदा हुआ है, क्योंकि हमेशा जितने भी ये दल आपस में मिले हैं, ये आज तक हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी भले ही भय के कारण ये इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे में, चुनाव के वक्त में बार बार इनके आपस में जो मतभेद हैं, जो इनके बीच की लड़ाई है, वो बार बार सामने देखने को मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद ही कम वक्त बचा है। ऐसे में तो बड़े राजनीतिक गठबंधन एक दूसरे से चुनावी जोर आजमाइश की तैयारी में है। एक और एनडीए में कुल 36 पार्टियां शामिल हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को 26 विपक्षी दलों का समर्थन है। इसके बावजूद भी इंडिया अलायंस में शामिल दलों को इलेक्शन फाइटिंग विजन स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी तरह से तैयार है। अगर पार्टी को 5 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा तो 5 सीट पर कौन कौन लोग मजबूत दावेदार हैं, उनका चिन्हीकरण करने के साथ साथ संगठन के गठन की नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्दी पार्टी के संगठन के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी मैदान में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मजबूती से दिखाई देगी। अगर हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते हैं, उस दशा में उम्मीद की जा रही कि 2 सीटों पर पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बाकी केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा, उस फैसले के अनुसार पार्टी के नेतृत्व के आदेश का पालन किया जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो दावा है वो अपनी जगह है। वो 2 सीटों पे क्या, वो 5 सीटों पे अपना दावा करें, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर सारे फैसले करेगा और 2 सीटों पर किसे लड़ना है या 5 सीटों पर किसे लड़ना है, ये जो भी फैसला होना है ये राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पे ही होना है और प्रदेश स्तर का नेतृत्व उनके दावे कर रहा होगा। लेकिन जमीनी जो हकीकत है, जमीन पर किसका संगठन है, कौन मजबूत। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हुई विपक्षी दल जब खुद का ही स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है, तो आखिर 24 में नैया कैसे पार लगा पाएगी। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।